मेरे प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप एकदम नए विषय और नए टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि हिंदी का इस लॉकडाउन में हिंदी का लगभग आधा सिलेबस आपका क्लियर हो चुका है और मेरी कोशिश रहेगी कि उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और इसके बाद आपके अभ्यास पुस्तिका हम देखेंगे। लेकिन इस बीच हम सोच रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट जो लगातार छूट रहे हैं उन पर भी फोकस किया जाए। तो आज आप राजनीति विज्ञान का क्लास देखेंगे। आज क्लास 9th से शुरू कर रहे हैं राजनीति विज्ञान। कल क्लास 10 का भी होगा क्लास। राजनीति विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 किताब का नाम है आपका, राजनीति विज्ञान की 9वीं की पुस्तक। इसमें आप जो पहला चैप्टर है वो लोकतंत्र पे है। दुनिया में लोकतंत्र कैसे आया, लोकतंत्र क्या क्या महत्व है, जिसको आपको देखना है। और उम्मीद है कि इस क्लास के बाद जो है कि आप लोकतंत्र को ठीक तरीके से समझने लगेंगे। आप देखते हैं कि लोकतंत्र को जो है अंग्रेजी में मूलतः जो है डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी मूलतः जो है कि यूनानी की भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है डेमोस और दूसरा होता है क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है तंत्र। यानी कि दोनों को अगर मिलाते हैं तो जनता का तंत्र यानी जनतंत्र, जिसको लोकतंत्र कहते हैं। लोक मतलब भी जनता होती है। अब थोड़ा सा इसके विभाजन को अगर इस तरीके से आप देखेंगे कि एक राजतंत्र था, उसके बाद लोकतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता था राजा का तंत्र, यानी राजा के द्वारा निर्मित तंत्र। उसमें जनता की कोई भूमिका नहीं होती थी। राजा नियम कानून बनाता था, उसमें उसको जनता को स्वीकार करना पड़ता था। जनता की कोई रायशुमारी उसमें नहीं की जाती थी, कोई उसका मत नहीं रखा जाता था, कोई उसका हस्तक्षेप नहीं था नियम कानून बनाने में, बल्कि राजा खुद बनाता था। इसलिए उसको राजतंत्र कहा गया, यानी राजाओं के द्वारा चलाया गया तंत्र। राजतंत्र के बरक्स जो है आया लोकतंत्र। दुनिया में लोकतंत्र राजतंत्र के बरक्स आया है। आप फ्रांस से देखेंगे कि किस तरह फ्रांस की क्रांति के बाद जो है कि धीरे धीरे लोकतंत्र का प्रसार दुनिया में होता है। लोकतंत्र का पूरे दुनिया के इतिहास में बड़ा महत्व है। आपकी जो ये एनसीईआरटी की किताब है, इसका जो पाठ्यक्रम समिति बनी है उसमें विद्वानों ने ये कोशिश की है कि अपने बच्चों को कैसे समझाया जाए कि लोकतंत्र क्या है। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे उदाहरण लिए दुनिया के देशों का कि कैसे लोकतंत्र किस तरह से काम करता है, या लोकतांत्रिक सरकार जो चुनी गई है उसको पलट देने के बाद जो है जो तख्ता पलट करके सेना आती है तो वो कैसे काम करती है, या राजा कैसे काम करता था। राजा को हटा करके जब जनता का शासन नहीं जनता तंत्र स्थापित होता है, नहीं लोकतंत्र स्थापित होता है, तो वो कैसे सरकारें काम करती है। दोनों में विभेद क्या है, दोनों में भेद क्या है, इसको समझा करके मेरे प्यारे बच्चों आपको लोकतंत्र समझाया जाए। इसीलिए इस पूरे आप देखेंगे अपने किताब को, जो आपकी 9th की राजनीति विज्ञान की किताब है, उसमें उदाहरण दे दे करके लोकतंत्र को समझाने की कोशिश की गई है। दुनिया के कई देशों का उदाहरण दिया गया है, जिसमें आप वहाँ हुए घटनाक्रम के आधार पर उसको समझ करके आप देखें कि एक लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ कर फेंक देती है सेना। फिर जो है कि सेना के शासन के बाद जब वो जनमत संग्रह के लिए तैयार होती है, सेनाध्यक्ष जब तैयार होता है, तो कैसे जनता उसको उस सेना की सरकार को उखाड़ कर फेंक देती है और फिर लोकतंत्र के पक्ष में अपना मत देती है। ये उदाहरण दे करके समझाया गया कि लोकतंत्र की ताकत क्या है। इस किताब में जाने से पहले एकदम सामान्य तरीके से बच्चे आपको समझ में आए लोकतंत्र, उस पर कुछ बात करेंगे। आप राजतंत्र से लोकतंत्र को समझिए। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, जिसमें राजा इस सर्वतंत्र मतलब नियम कानून चलाने का पूरा सिस्टम जो है वो राजा बनाता था। उसमें जनता की कोई भूमिका नहीं थी, जनता की कोई रायशुमारी नहीं मिलती थी, जनता को कोई अधिकार भी नहीं था कि उसमें हस्तक्षेप करे। राजतंत्र और लोकतंत्र का फ़र्क यही है कि जैसे आपको भी बताया कि उसमें राजा पूरा सिस्टम के केंद्र में था। राजा जो है पूरे सिस्टम को बनाता था और जनता के ऊपर लागू कर देता था। लोकतंत्र में जनता सिस्टम के केंद्र में होती है। आप देखें कि किस तरीके से
डेमोस और क्रेटिया शब्द से मिल करके मतलब डेमोक्रेसी ये बनी हुई है। डेमोस मतलब जनता, क्रेटिया मतलब तंत्र होता है, यानी जनता का तंत्र, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। जब जो है एक तरह से आप कह सकते हैं राजतंत्र के खिलाफ जो है कि जनतंत्र आया। जनतंत्र में जनता का प्रतिनिधि जा कर के जो है इस तंत्र का निर्माण करता है, यानी नियम कानून बनाता है, इस देश को किस तरह संचालित करना है, जनता पे कौन से नियम लगाने हैं, जनता को कौन सी सुविधाएं मुहैया कराना है, यानी जनता चुन करके उसे भेजती है। इसीलिए आप यहाँ पर देखिए कि लोकतंत्र की आत्मा संविधान भी है और चुनाव भी है। संविधान जो है एक जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया संविधान है। ये मत सोचिए कि संविधान किसी व्यक्ति ने निर्माण कर दिया, उसका चयन समिति, ऐसे नहीं है। संविधान सभा के लिए जिन लोगों ने संविधान बनाने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी बच्चों, उन लोगों को भी जनता ने जगह जगह से चुन करके भेजा था संविधान सभा के लिए कि आप जाइए, चुनाव करके भेजा था कि मतलब हमारे जो वो होंगे वो इस तरीके के होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो उसके समिति के सदस्य थे, सभी लोग जो है जगह जगह से चुनाव जीत करके आए थे संविधान सभा में, मतलब संविधान निर्माण करने के लिए। तो जनता ने उनको नियुक्त किया था एक तरीके से कि आप संविधान बनाइए। इसलिए संविधान का पूरा प्रारूप जो है कि मतलब लोकतंत्र की आत्मा की तरह से है कि लोकतंत्र को कैसे संचालित किया जाएगा, ये संविधान तय करता है। अब इस लोकतंत्र को बनाने में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो चुनाव का। देखेंगे कि राजतंत्र में चुनाव का कोई अधिकार नहीं था। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो है चुन सकते थे किसी को, ऐसा एकदम नहीं था कि आप जो है कि ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेज सकते थे जो जाके आपके लिए नियम कानून बनाएगा। वो राजा कानून बनाता था और वो लागू कर देता था, वो जनता के ऊपर थोप दिया जाता था। तो यही राजतंत्र है बच्चों। लोकतंत्र आपको चयन का अधिकार देता है और इस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति के मत का मूल्य है। हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति छूटा न रह जाए जो कि वयस्क है, जिसको मत देने का अधिकार है। उसको ये अधिकार है कि वो अपना मत देकर तय करे कि यही व्यक्ति जा कर के हमारा जो तंत्र है उसको चलाएगा, यानी वो जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा। इसीलिए आप देखिए कि हर व्यक्ति के वोट का एक मूल्य है। इसीलिए एक वोट का जो अधिकार आया कि एक व्यक्ति एक वोट का जो पूरा अधिकार आया या नियम कानून जो बना, वो इसी से बना हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए लोकतंत्र में। हर व्यक्ति ये तय करे अपने मत के द्वारा कि लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा और किस तरीके का लोकतंत्र जो है कि चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में जब मताधिकार का कम से कम बात होती है तो पश्चिमी के देशों में पहले गोरे लोगों को अधिकार था मताधिकार का। फिर जो है कि वहाँ के काले लोगों ने, मतलब जो अश्वेत लोग थे, उन लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके अपने मताधिकार को पाया। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का संघर्ष है, उन्होंने काले लोगों का जो, मतलब अश्वेत लोगों का पूरा जो है कि संघर्ष इस तरीके का है। श्वेत जो सफ़ेद लोग थे उनके बरक्स जो एक आंदोलन की तरह से नेल्सन मंडेला ने चलाया और जो है कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को एक पहचान दिलाई और मताधिकार का अधिकार भी एक तरीके से नेल्सन मंडेला के फलस्वरूप मिला था। तो दुनिया में लोकतंत्र वही हो सकता है जहाँ पे हर व्यक्ति को मत करने का अधिकार हो, यानी एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार जहाँ प्राप्त है वहीं पे लोकतंत्र है। लोकतंत्र को निर्धारण कौन करता है? संविधान। संविधान को बनाया किसने? जनता के द्वारा चुने गए लोगों ने बनाया है संविधान को। जनता ने ही चुनकर भेजा था कि आप संविधान बनाइए, वो कहीं से आकर के बाहर से नियुक्त नहीं कर दिए गए थे। तो लोकतंत्र के हर पक्ष में जनता का हस्तक्षेप है, इसीलिए इसको जनतंत्र, जनता का तंत्र, लोकतंत्र कहा गया। ये राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में राजा का तंत्र होता था, राजा संविधान बनाता था, राजा सब कुछ करता था, जनता के ऊपर थोप देता था। तो ये लोकतंत्र का स्वरूप था जिसमें चुनाव महत्वपूर्ण है। चुनाव एक तरह से आत्मा। चुनाव जिस तरीके का होगा, जैसे अगर आप किसी भ्रष्टाचारी को मतदान कर देते हैं, अगर जनता भ्रष्टाचारी को चुनती है तो लोकतंत्र का स्वरूप भी भ्रष्टाचारी हो जाएगा। अगर जनता किसी सांप्रदायिक व्यक्ति का चुनाव कर देती है तो लोकतंत्र भी सांप्रदायिक हो जाएगा। लोग आपस में लड़ने लगेंगे, वो लड़वाने लगेगा।
अगर जनता पैसे के बल पर अगर वोट कर देती है तो लोकतंत्र एक तरह से खात्मे की तरफ बढ़ने लगेगा, और पैसा जो है मतलब एक धनबल का जो इजाफा हो जाएगा। जाति के आधार पर अगर जातिवाद अगर लोकतंत्र में आता है तो वो भी लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। यानी अगर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाता तभी लोकतंत्र कमज़ोर होता है। तो चुनाव इसलिए भी लोकतंत्र की आत्मा है कि चुनाव अगर सही तरीके के व्यक्ति का अगर नहीं हो पाता है जो जा कर के आपके इस देश को चलाएगा, तो भी आपका लोकतंत्र कमज़ोर होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो देश में अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में अगर इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस राजनीति में जातिवाद का बोलबाला हो रहा है, या सिस्टम पूरी तरह से करप्ट होता चला जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये है कि चुनाव में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, गड़बड़ियाँ हैं कि जनता चुनाव ही ऐसे लोगों का कर रही है। इसलिए बेहतर लोकतंत्र के लिए जो है बेहतर व्यक्ति का चुना जाना जरूरी है। इसीलिए चुनाव भी लोकतंत्र की आत्मा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो है लोकतंत्र के संदर्भ में जान लीजिए कि जनता का प्रतिनिधि एक तरीके से जाकर इस तंत्र को चलाता है, वो अपरोक्ष रूप से जनता का ही तंत्र माना जाता है कि जनता ने वोट किया, वो जा कर के उस तंत्र को चला रहा है, इसलिए वो जनता का तंत्र है, जनतंत्र है। संविधान पूरे कायदे कानून जो है कि स्थापित करता है इस लोकतंत्र को चलाने का, तो जो कि एक तरह से अप्रोच रूप से वो जनता के द्वारा निर्मित ही संविधान है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए लोग ही जाकर उस संविधान का निर्माण किए हैं। तो इस लोकतंत्र में एक सामान्य सी समझ जो है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरीके की होनी चाहिए कि लोकतंत्र क्या है और दुनिया में कैसे आया। दुनिया में भी राजशाही की तख्तापलट के द्वारा जो है जो तानाशाही जारशाही थी उसको तख्तापलट करके दुनिया में लोकतंत्र आया। और वो जब भारत में एक तरह से लोकतंत्र की जब आर्टों को आप देखेंगे तो वो आगे के चैप्टर में आप लगातार इस भारत में लोकतंत्र किस तरीके से आया, कैसे संविधान बनने की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई, वो सभी आगे के क्लास में विस्तार से बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल एक कहानी क्या, एक देश का इतिहास है, धड़कता हुआ इतिहास, जिसको आप देखेंगे कि कैसे आपकी एनसीईआरटी की किताब का जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर में किस तरीके से विद्वानों ने समकालीन विश्व में लोकतंत्र जो पहला चैप्टर है उसमें कैसे लोकतंत्र को समझाने की कोशिश की है कि आखिर लोकतंत्र होता क्या है। तो जो पहला टॉपिक जो उसमें दिया गया है कि लोकतंत्र के दो किस्से। लोकतंत्र के दो किस्से का मतलब क्या है, यानी दो देशों का उदाहरण दिया, यहाँ पे दो देशों का उदाहरण दिया है कि दो किस्से मतलब दो देशों का उदाहरण कि देखो बच्चों लोकतंत्र होता क्या है। तो मैं इस किस्से को जो पहला किस्सा है उसको पढ़ता हूँ और आप देखिए कि आप इससे भी समझ पाएंगे कि मूलतः लोकतंत्र होता क्या है। जो पहला किस्सा है आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का जो है कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले का एक उदाहरण है। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक देश पड़ता है छोटा सा चिले का उदाहरण दुनिया में बहुत ही मशहूर है। वहाँ के सल्वाडोर आयेंदे जो है कि राष्ट्रपति हुआ करते थे वहाँ के। 11 सितंबर 1973 में उन्होंने भाषण दिया था रेडियो पर। वो भाषण उस समय दिया था जब सेना ने तख्ता पलट कर दिया था उनका, जब आयंदे का तख्ता पलट हो गया था और उनके रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था, सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। तख्ता पलट का मतलब बच्चों समझ लीजिए क्या होता है कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, जनता ने चुना है और बीच में क्या हो कि उस सेना जो है, उस देश की सेना जो है, उसका सेना नायक क्या करे कि राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको गिरफ्तार कर ले और कहे कि अब सेना का शासन होगा इस पे, और सेना जो है का जो प्रमुख है खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दे और जो है जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सबको जेलों में कैद कर दे। तो वहाँ से माना जाता है, या फिर उससे मरवा दे तो वहाँ माना जाता है कि ये तख्ता पलट हो गया है। तो इसी को कहते हैं तख्ता पलट। तो जानिए कि जो आयंदे जो चिले के राष्ट्रपति थे, इनका तख्ता पलट हुआ, यानी चिले में जो सेना ने विद्रोह करके जो है इनका तख्ता पलट किया
और जब इनके रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया उस वक्त जो है राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ से घेर लिया गया। तो उस समय के रेडियो पर जो है कि एक वक्तव्य इन्होंने जारी किया था, वो बहुत ही मशहूर है, जो आपकी किताब में शामिल है। उन्होंने कहा था कि मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही सुंदर है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। ये साल्वाडोर आयेंदे जो चिले के राष्ट्रपति थे, उनका ये विचार तब का था जब उनको चारों तरफ से घेर लिया गया था। सेना ने कह दिया गया था या तो आप आत्मसमर्पण कर दिए या देश छोड़ करके भाग जाइए, लेकिन उन्होंने दोनों करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी देश की जनता के लिए खड़ा हूँ, मुझे गोली मार दिया जाए या जो मेरे साथ सलूक किया जाए, लेकिन मैं इस देश की जनता को छोड़कर न तो भागूंगा न तो आत्मसमर्पण करूंगा और आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा। अमेरिका जो है कि चिले की सेना का जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे सेना अध्यक्ष, उसका सहयोग कर रहा था अमेरिका किसी न किसी रूप में इस तख्तापलट में। और आप जानते हैं कि 11 सितंबर 1973 को एक तख्तापलट हुआ जिसमें नौसेना ने बंदरगाहों पे कब्जा कर लिया और सेना ने आकर के रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था चिले के। और इस तरीके से जो है आप देखिए कि इस तख्तापलट में का जो बगावत की अगुवाई कर रहे थे जनरल, उनका नाम था आगस्तो पिनोशे। आगस्तो पिनोशे 17 साल तक जो है कि चिले पर मतलब अपना राज्य स्थापित किए। इससे पहले आप देखिए कि क्या कारण रहा होगा इस तख्तापलट का। तो तख्तापलट का कारण ये था कि साल्वाडोर आयेंदे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जनता के पक्ष में कई निर्णय लिए थे। उन्होंने जनता को प्रमुख रखा था, उन्होंने पूंजीपतियों को पीछे एक तरीके से ढकेल दिया था। पूंजीपतियों के जो हित थे उनको पीछे करके जनता के हित को आगे ले आया था। मुफ्त में राशन बांटने का, मुफ्त में दवाइयाँ बांटने का, मुफ्त में दूध बांटने का, मतलब जनता के लिए तमाम योजनाएं जो है इन्होंने शुरू की, जिससे उस समय के जमींदार वर्ग जो था, उस समय का पूंजीपति वर्ग जो था, उस समय का जो एलीट वर्ग था, वो जो है कि इनसे भयानक तरीके से नाराज़ चल रहा था। इसलिए ये जो जनता की सरकार थी, इसको उखाड़ फेंकने के लिए तख्तापलट ज़रूरी हो गया था उन तानाशाहों के लिए। और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये तख्तापलट होता है। और ये 11 सितंबर 1973 को जो ये तख्तापलट हुआ और आगस्त पिनोशे, आपको बताया कि राष्ट्रपति खुद को घोषित कर दिया, जो कि मतलब कि सेना का जनरल था, और फिर राष्ट्रपति घोषित करने के बाद जो है 17 साल तक शासन किया। लेकिन पिनोशे ने एक काम और किया था कि जो सेना के बड़े अधिकारी कुछ थे जो कि इस विद्रोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था, उन अधिकारियों को भी इन्होंने जेलों में डाल कर मरवा दिया। जो आयेंदे जो राष्ट्रपति थे चिले के जिनका तख्तापलट किया गया, उनके तमाम सहयोगियों को जो है गैस चैम्बरों में डलवा के मरवा दिया। और इस तरीके से साल्वाडोर आयेंदे के तमाम सहयोगियों को मरवा डालने के बाद जो है कि सेना के उन अधिकारियों को भी मरवा दिया जिन्होंने इस विद्रोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी में जो है कि पिनोशे ने फिर तैयार हुआ लगभग 17 साल बाद कि सैनिक शासक तैयार हुआ कि चलो एक जनमत संग्रह करवाते हैं, एक चुनाव करवाते हैं जिसमें ये भूमिका रहेगी कि देखते हैं कि क्या होता है। तो पिनोशे सैनिक शासन 1988 में समाप्त हुआ। और पिनोशे की जनमत संग्रह को एक तरह से चिले में लोकतंत्र के वापसी के तौर पर देखा जाता है। हुआ ये था कि वो सोचा था कि जनमत संग्रह कराएंगे और जनता हमारे पक्ष में वोट करेगी, लेकिन जनता ने एक तरीके से सैनिक शासन के खिलाफ मतदान किया और सैनिक शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। ये चुनाव की ताकत थी, ये लोकतंत्र की ताकत थी कि सैनिक शासन को उखाड़ फेंका
और चिले के लोग अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को नहीं भूले थे, जिसका अनुरोध जो है कि चिले के राष्ट्रपति जो है कि आयेंदे, सल्वाडोर आयेंदे ने अपने भाषण में किया था। और चिले की जनता ने फिर से लोकतंत्र की वापसी की। और इस तरीके से आप देखते हैं कि चिले के में जो है कि 4-4, 5-5 सरकारें तो अब तक रह चुकी हैं, लगातार वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। एक मिशेल बैचले जो है कि मिशेल बैचले जो है इस समय राष्ट्रपति हैं, जो कि एक तरीके से जनरल बैचले जो थे, जिनको पत्नी सहित इसने मरवा दिया था शासन का तख्ता पलट करने के बाद, मतलब अगस्टो पिनोशे ने। उनकी बेटी जो है मिशेल बैचले जो है चिले की राष्ट्रपति है, उन्होंने जनवरी 2006 से जो है कि सत्ता संभाली। एक बात मेरे प्यारे बच्चों यहाँ समझना है कि जब इन्होंने जांच कराई सैनिक शासक की, तो उसके तमाम भ्रष्टाचार, क्रूरताएं सामने आई। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि चिले की जनता ने मतदान के द्वारा जो है लोकतंत्र की वापसी की अपने यहाँ। तो लोकतंत्र यही है कि जब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, जनता अपना प्रतिनिधि चुने, तो वहाँ पे लोकतंत्र है। चिले में जो सल्वाडोर आयेंदे जो कि चिले के राष्ट्रपति थे, जनता ने चुना था उनको। फिर उनका तख्ता पलट करके जब सैनिक राजशाही आई, और ये ध्यान रखिए कि जनता ने चुना था, इसलिए वो जनता के पक्ष में फैसले ले रहे थे, और तमाम फैसले उनके महत्वपूर्ण हैं जो जनता के पक्ष में उन्होंने लिए। इसी से नाराज़ होकर के सैनिक तख्ता पलट हुआ था। और फिर उस जो है कि तानाशाही सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका, और फिर जो है चिले में लोकतंत्र की वापसी हुई। और आप देखेंगे कि एक तरीके से यही लोकतंत्र की ताकत है, यही चुनाव की भी ताकत है। तो एक उदाहरण से, इसके माध्यम से लोकतंत्र को समझाने की कोशिश हुई है कि फिर से जनता की सारी शक्तियां बहाल हुई। जनता के वो सब जो सुविधाएं, जो जनता के पक्ष में निर्णय जो है कि मतलब कि सल्वाडोर आयेंदे ने लिए थे, उसको फिर से बहाल किया गया, लागू किया गया, और वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई। तो दुनिया के अलग अलग किस्से से इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है कि दुनिया में लोकतंत्र किस तरह से विकसित हुआ। आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद की जो क्लास होगी, आप देखेंगे कि उसमें आपसे भी बात होगी संविधान बनने की प्रक्रिया में भारत में कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, दुनिया में सबसे पहले कहाँ लोकतंत्र आया, और वो कैसे धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैला, लोकतंत्र की वास्तविक ताकत क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। ये सब किताबों के रूप में सिर्फ रटिए मत, इसको पढ़िए, समझिए। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को सोचने समझने का एक नज़रिया पैदा करता है ये सब किताबें। सामाजिक विज्ञान की जितनी भी किताबें हैं, आपको एक नज़रिया विकसित करती है, एक दृष्टि विकसित करती है दुनिया और समाज को देखने का। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। सवाल मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, जो भी से प्रॉब्लम है। इससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न को करना शुरू करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप पे में संपर्क कीजिए। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।